हम बात करेंगे कुछ ऐसी समस्याओं पे जिस पे देश को ध्यान देना चाहिए। मैम, मैंने ये देखा है कि मैम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन मैम वहाँ पे ना आम आदमी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव रहता है, ना कांग्रेस का रहता है, ना बीजेपी का रहता है। तो कहीं ना कहीं मैम मेरे देखने से ये है कि वो लोग बस वहाँ पे उनको जगह दे दिया जाता है, वो लोग प्रदर्शन करते हैं, पर उनकी बातें सुनने के लिए बस ये हम ही हैं, मीडिया ही बस सरकार की बातें उन तक। तो मैम वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैम? रिप्रेजेंटेटिव से आपका क्या तात्पर्य है? आप क्या पूछ रहे हो, लाइक क्या कहना चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव किस टाइप का? देखिए, मुझे बाकी की राजनीतिक दलों के बारे में मैं आपसे नहीं बात कर सकती, लेकिन अगर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की बात बताऊं तो हमारा जब भी कोई प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन पे एक जिम्मेदार आदमी उसको लीड करता है, और जिनके पास ये सब अधिकार होते हैं, जिसको वो हर मीडिया को बाइट देते हैं, लोगों से बात करते हैं, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना, लोगों का मैनेज करना, पुलिस सिक्योरिटी का ध्यान रखना, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हमारी पार्टी एक सहयोगी और सहसहयोगी हमेशा बनाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि अगले प्रोटेस्ट में आप आके हमसे ज़रूर मिलें, तो हम आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव से ज़रूर मिलाएंगे। और आने वाली मीडिया को भी बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर सहयोगी और सहसहयोगी दोनों मौजूद होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमारी पार्टी को लीड कर रहे होते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, देश में जो अभी इस महीने जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वो रहा रोजगार। युवाओं की शिकायत है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन से युवा हैं जो कहते हैं कि सरकार रोज़गार नहीं देती। अभी आपने अग्निपथ स्कीम देखी, उस पे इतना हल्ला मचाया ऑपोजिशन ने, इतना हाय तौबा मचाया, जबकि अगर आप उसके बाद जब अग्निपथ योजनाओं के लिए जब एप्लीकेशंस फाइल हुई, तो हमेशा की तरह 2.5 गुना ज़्यादा एप्लीकेशंस फ़ाइल की गई। तो एप्लीकेशंस तो युवाओं ने ही फ़ाइल करी। अगर युवाओं को रोज़गार नहीं होता या उनका प्रधानमंत्री मोदी जी पे एक विश्वास नहीं होता, तो इतने डबल ढाई मतलब 2.5 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म शायद नहीं आते। तो मुझे नहीं लगता कि ये युवाओं का सवाल है, ये हमारी अपोजिशन पार्टी का सवाल है, जो हर एक स्कीम में, हर एक बात में, अग्निपथ योजना आई तो उनको प्रॉब्लम है, तिरंगा अभियान है तो उनको प्रॉब्लम है, इन्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो ये मुझे लगता है ये ऑपोजिशन के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, क्योंकि अगर हम रोज़गार की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जहाँ पर आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की आपको लोन की स्कीम है जो युवाओं को दी जाती है, जहाँ पे अगर आपके पास अपना कोई पायलट प्रोजेक्ट है जिसको आप शुरू कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की नौकरी करें। प्रधानमंत्री जी आपको नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का युवा इस बात को समझता है, और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, रोज़गार लोन है, अग्निपथ स्कीम आई है, बहुत स्कीम्स हैं। अगर आप काम करना चाहते हो, आप में एक कोई आप एफिशिएंट हो, आप में अपने काम के प्रति पैशन है, सच्चाई है, तो आपके पास हर तरीके की, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको नौकरी भी मिलेंगी, और अगर आप अपना कोई कार्य करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लोन भी बहुत ईजी दरों पे, और कई बारी तो बिना ज़ीरो इंटरेस्ट के भी लोन अवेलेबल है। ओके मैम। मैम, रोजगार के बाद दूसरा मुद्दा रहा महंगाई। कि जीएसटी लग जाता है, जो रोजमर्रा की जैसे पनीर दूध पे भी इस तरह जीएसटी लगा, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? आपने और देशों को देखा है? पूरी दुनिया में अभी भी भारत का जो महंगाई दर है वो 7% है। बाकी सभी देशों को आप देखें, महंगाई कोरोना काल के बाद इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले की तरह देश में इस वक्त महंगाई ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें कि कोरोना के बाद जिस तरीके से हमारा देश स्ट्रांग होकर खड़ा हुआ है, हमारी इकॉनमी बूस्ट हुई है, वो हर देश की इकॉनमी डाउन हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसने तरक्की की है। हर इस कोरोना काल में हर देश नीचे गया है। भारत एक ऐसा देश है जिसने इस मुसीबत के दौर में भी अपने कामों को, अपनी हर चीज़ में अपना अपॉर्चुनिटी निकाली है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पीपीई किट थी, मास्क था, जिसका कभी हमारे यहाँ पीपीई किट्स नहीं बनी, और इस कोरोना काल में भारतवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के एक बहुत लीडिंग पीपीई किट के प्रोड्यूसर्स बन गए। हम लोगों ने अपने ही देश में पीपीई किट नहीं दी, बल्कि बाकी के देशों को भी हमने एक्सपोर्ट किया। जो लोग भारत को बोलते थे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, आप देखिए कि उन्होंने दूसरे देशों को इस मुसीबत के वक्त में हमने राशन दिया। आप देखें, और आज भी हमारा भारत अगर इतना कमज़ोर देश होता, तो आज कहीं पर भी जहाँ वॉर्स छिड़ती हैं, कभी भी किसी भी देश में कोई रॉयट्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो भारत के मोदी जी की टिप्पणी का इंतज़ार करते हैं, और भारत के ऊपर उनके देश की इकोनॉमी, उनके देश का एक वॉर जो आप देख रहे हैं अभी यूक्रेन और इसमें चल रहा है, आप देखिए वो लोग भी वेट करते हैं कि मोदी जी अपना कोई स्टेटमेंट दे तो उनके वॉर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा देश तरक्की कर रहा है। आप इतनी छोटी मोटी अगर महंगाइयों को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह से फिर देश तरक्की नहीं कर पाएगा। एक लंबा सोचना चाहिए,
महंगाई का दर अभी बढ़ा है, वो आने वाले समय पे घटेगा, कम होगा, थोड़ा सब्र रखें। और दूसरे देशों के कंपैरेटिवली हमारा देश इस वक्त तरक्की के राह पर है, तो मोदी जी को सपोर्ट करें और उन पर विश्वास रखें। अच्छा मैम, अभी एक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार द्वारा एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति चलाया गया, जिसके लिए मतलब बीजेपी ने भी काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया, कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया। इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमें सिंगापुर जाने दिया जाए ताकि हम वहाँ पे जाके दिल्ली मॉडल दिखा पाएँ। सिंगापुर जाने दिया जाए, केजरीवाल जी ने इतना शोर मचाया कि हमें सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो सिंगापुर जाने नहीं दे रही, जबकि सिंगापुर की सरकार ने बाद में बोला कि उन्होंने जिस दिन उनको ये न्योता भेजा था अगले दिन वो न्योता वापस ले लिया गया था। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आपको मेयर्स की समिट में जाके क्या करना था, आपका क्या काम था वहाँ पर? आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप मेयर समिट में क्या करते? और आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, वो 7 सालों में एक नया अस्पताल नहीं दे पाए। उन्होंने इतने अस्पतालों की बात करी, इतने स्कूलों की बात करी, उनके मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंस चराई जाती हैं। पूरे कोरोना काल में उनके सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े थे। इस शराब की योजना से इन्होंने इतनी अंधनगरी मचाई, पूरी दिल्ली को उन्होंने एक शराब की नगरी में डुबो दिया। घर घर में इन्होंने शराब पहुंचा दी। हर एक महिला की जिंदगी को उन्होंने दूभर बना दिया, हर बच्चे को अनाथ बना दिया। लोग काम करने के बजाय शराब पीकर साइडों में लुढ़के पड़े होते थे। आप अगर एक पर एक दारू फ्री देंगे, इससे तो आप ये कहना चाहिए कि एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे की एजुकेशन फ्री देंगे, ये तो आपसे हुआ नहीं। शराब नीति पे आपने 50 रुपये बियर की इंपोर्ट पे कम कर दिया। कोई बताए कि ये 50 रुपये पर बॉटल जो आपने कम किया वो पैसा कहाँ गया? इन्होंने शराब माफिया के साथ लेकर बहुत बड़े पैसों का गबन किया। जब ईडी ने इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई तो इन सबकी तबीयत खराब हो गई। आखिर में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, सभी लोगों की जीत हुई और ये शराब नीति को वापस ले लिया गया। अगर ये नीति ठीक होती तो ईडी के डर से, या जब आपके ऊपर धरपकड़ हुई तो आपने इस नीति को वापस क्यों लिया? अगर आप इतने सच्चे थे और अगर आप इतने ईमानदार थे तो मुझे नहीं लगता था कि आपको किसी नीति को वापस लेकर उसको वापस लेना पड़ता। लेकिन आपने पहले इतना हाहाकार मचा दिया। पूरे कोरोना के समय में आपने घर घर में राशन पहुंचाने की बजाय आपने शराब पहुंचा दी। और जो राशन आपने बोला कि दिल्ली सरकार पहुंचा रही है, वो राशन मैं सारी जनता को बताना चाहती हूँ, पूरे देश को बताना चाहती हूँ, पूरी दिल्ली के आम लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो राशन आपके पास पहुंचाया गया वो सेंट्रल मिनिस्ट्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहुंचाया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये राशन आपकी दिल्ली सरकार को मुहैया करवाया और वो राशन आप तक पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार सिर्फ उसकी एक मीडिएटर थी, पर आपके घर में पहुंचाने वाला हर राशन मोदी सरकार के द्वारा पहुंचाया गया, ना कि केजरीवाल जी के द्वारा। एक और बात कही जा रही है, राहुल गांधी के जो नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की जांच चल रही है, उसमें बीजेपी कहती है कि अगर आप में गलती नहीं है तो आपको कॉपरेट करना चाहिए। कांग्रेस कहते हैं कि हम कॉपरेट कर रहे हैं। कांग्रेस इसके साथ कहते वक्त ये भी कह देती है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं ईडी को एज अ मोहरा यूज़ करती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको सच में ऐसा लगता है कि ईडी को कोई मोहरे की तरह यूज़ कर सकता है? ईडी एक ऐसी सरकारी संस्था है जो जिसके लिए कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल की कोई कीमत नहीं है। वो एक ऐसी संस्था है जिसका किसी राजनीतिक दल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ईडी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप एमएलए हैं, कुछ भी है। मैं कहती हूँ अगर आप चोर नहीं हैं और आपने चोरी नहीं करी तो आप सपोर्ट करें। पहले तो आप कहते थे कि पुलिस दिल्ली की आपकी नहीं है, अब पंजाब की पुलिस तो आपकी थी। आपको हर चीज़ से समस्या है। राहुल गांधी जी को ये कहना चाहती हूँ कि अब आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? शायद अब आपकी भी आम आदमी पार्टी के लोगों की तरह शायद याददाश्त जाने वाली, क्योंकि आप भी अंदर जाने वाले हैं। ये सारे के सारे लोगों ने एक घपला सा, एक अजीब सा, एक पूरे देश को बर्बाद कर रखा था। अब जब ये देश हमारा उभर के आ रहा है, जब देश को एक संतुलित किया जा रहा है, तो इन सब लोगों को बेचैनी हो रही है, क्योंकि परिवारवाद खत्म हो चुका है। आपने देखा कि इन्हें बेचैनी इस बात की है कि एक परिवार था जो देश को चला रहा था। आज जब उस परिवार को आप बंद करते हैं, परिवारवाद बंद करते हैं, आप देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। आप उन सब दोनों के बैकग्राउंड जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय बेचते थे, द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला हैं। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव है। ये यहाँ पे कोई परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस परिवार से आते हैं, पर अगर आप सक्षम हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना है और आप अगर देश के हित में कार्य करते हैं और आप कार्य करते जा रहे हैं एक निष्काम भावना से, देश के प्रति समर्पित हैं, तो आपको आपकी जगह, आपको आपका मान, आपको आपका सम्मान मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, इस देश में ज़रूर मिलेगा। ये परिवारवाद का समय नहीं है, इसलिए वो शायद परेशान है और ईडी के कारण बेचैन है, क्योंकि उन सब का एक पोल खुलने वाली है। बस इतनी ही बात है। और मैम इस बार ये देखा गया कि द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीती तो कहीं ना कहीं वो एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि काफ़ी सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। इसके बारे में मैम?
देखिए, वो एक आदिवासी महिला, एक बहुत ही साधारण परिवार से, जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद वो उन्होंने एक लंबी जर्नी तय की है, जो हमारे देश के लिए एक मिसाल है और एक सभी महिलाओं के लिए मिसाल है कि अगर आप को एक देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर जाने के लिए आपको किसी पैसे की, किसी के बैकअप की, किसी परिवार के एक क्या बोलते हैं ना, जैसे किसी नाम की, एक परिवार के नाम की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप काबिल हैं, आप सक्षम हैं और आप देश के प्रति समर्पित हैं, तो आप देश के एक सबसे ऐतिहासिक संवैधानिक पद पर पहुंच जाएंगे। ये जो मेरा सवाल है वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि युवा आपसे कनेक्ट कर पाए। आपका जो पॉलिटिकल करियर है मैम, अभी आप दिल्ली सेक्रेटरी एंड वुमेन कन्वेयर ऑफ CAIT भी हैं और जनरल सेक्रेटरी ऑफ महिला मोर्चा BJP भी हैं, एंड मैम अभी एक्स VP भी रह चुकी हैं मैम आप सेवा भारती में। तो मैम आपका पॉलिटिकल करियर कैसे, कौन कौन सा आपने काम किया मैम? मैं खुद नहीं बता सकती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। ये एक ट्रैवल है और जो जो ज़िंदगी में आता गया, जिस से इंस्पायर होती रही। और मैंने हार्ट केयर फाउंडेशन में काम किया, बहुत अस्पतालों में काम किया, बच्चों के साथ काम किया। एक देश के लिए, एक समाज के लिए एक काम करने का एक जज्बा है। एक ये है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो एक ये जो रहा, और आज तक मैंने जितना भी अर्न किया सब कुछ हमेशा डोनेट किया। और तो मुझे लगता है कि एक जर्नी है जो धीरे धीरे करके सेवा भारती से शुरू हुई और फिर आज कैट में और फिर आज भारतीय जनता पार्टी में। ये एक सफ़र है जिसका मुझे खुद को अगर बैठकर सोचूंगी तो आई डोंट नो। मैम आखिरी संदेश जो आप हमारे दर्शक को देना चाहती हैं कैमरे में देख के मैम? मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि देश के इस 75वें अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें और सभी लोग अपने घर में तिरंगा लगाएं और अपनी अपनी डीपी को बदलें। 13 से 15 तारीख तक अपने डीपी पर तिरंगा झंडा लगाएं और देश की आन बान शान को रखते हुए हम इस अमृत महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। आपको जहाँ भी लगे अमृत महोत्सव का कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अपनी सहभागिता दें। और मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए।